नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी में भी फिलहाल हमने कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया था और आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम लोग खाद्य श्रृंखला वाले चैप्टर से। तो चलिए, इसके पहले कि हम लोग इसकी शुरुआत करें, कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में जिनको आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले तो जान लीजिए, खाद्य श्रृंखला अगर पढ़ रहे हैं तो यह खाद्य होता क्या है। तो फूड या खाद्य ऐसे पदार्थों को बोला जाता है जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, इनको बोला जाता है फूड। ठीक है, अब श्रृंखला यानी चेन का क्या मतलब हो गया। अब यही फूड जब आगे के क्रम में बढ़ता जाता है तो यह जो है एक प्रकार के चैन का काम करता है। ठीक है, चैन वो सुकून वाला चैन नहीं, CHAIN चैन वाला चैन का काम करता है और इसी को हिंदी में श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक से लेकर के यह श्रृंखला आगे बढ़ती है और अंत में जाती है यह शीर्ष मांस भक्षी तक यह श्रृंखला जाकर के पूर्ण हो जाती है। ठीक है, मतलब इनका उपभोग इनके आगे वाली श्रृंखला के जीव करते हैं और उनका उपभोग उनके आगे वाले जीव की श्रृंखलाएं, उनके आगे आने वाली श्रृंखला के जीव करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनका आगे वाले या फिर आगे के उपभोक्ता या आगे के कंज्यूमर उपभोग करते हैं, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते चलिए। तो फूड चैन या खाद्य श्रृंखला में जो प्रथम स्तर पर चीज़ें आती हैं या फिर जो प्राथमिक रूप से जो चीज़ आता है उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। चीज़ अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सारी चीज़ें आपको बताया नहीं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स या फिर इन्हीं को बोला जाता है स्वपोषी संघटक, अथवा इन्हीं को बोला जाता है प्रोड्यूसर, अथवा इन्हीं को बोला जाता है उत्पादक। यह सारी चीज़ें अथवा करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें कभी कभी अंग्रेजी के ऑटोट्रॉफ को लिख दिया जाता है, तो कभी कभी अंग्रेजी के प्रोड्यूसर को लिख दिया जाता है, या स्वपोषी संगठक या उत्पादक भी इनको लिखा जाता है। यह विभिन्न नाम हैं, ठीक है, जो कि इनकी क्रियाओं के आधार पर दिए गए हैं इनको। ठीक है, फिलहाल करना क्या रहता है, इनका काम क्या होता है, तो देखिए बहुत आसान है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, अपना भोजन स्वयं बनाने का मतलब ये नहीं कि आपके पास चावल दाल है और आपने उसे गैस पर पका लिया, आप भी जो है स्वपोषी संगठक के अंतर्गत आ गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से जो लोग अपना अपना भोजन बना सकते हैं, जो लोग अपना फूड बना सकते हैं, वह कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की होती है, जिनके बारे में हम लोग आगे चल करके साइंस के डिस्कशन में बात कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए कि जो उत्पादक या जो प्रोड्यूसर होता है वह प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसी कारण इनको स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, अब दो तरीके के पारिस्थितिकी तंत्रों को हमने देखा था जो कि काफ़ी बड़े स्तर के थे। एक था स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा था जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्रों में इस प्रकार के उत्पादक या प्रोड्यूसर या स्वपोषी संगठक होते हैं, तो बिल्कुल हाँ, इन दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्रों में बिना किसी स्वपोषी संगठक के इनका पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित होना ही असंभव हो जाएगा। फिलहाल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले उत्पादकों की बात करें तो इसमें जड़ युक्त पौधे शामिल हैं, जिनमें शामिल होते हैं शाक हो गया, छोटे छोटे जो झाड़ियाँ हो गई वे हो गए, वृक्ष हो गए, जो पेड़ पौधे हो गए वह हो गए, उनको बोला जाता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी संगठक। वहीं अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों की बात करें तो इसमें आते हैं पाद प्लवक। ठीक है, पाद, एक सेकंड में फिर से लिखते हैं, पाद प्लवक, यह जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी संगठक होते हैं। ठीक है, और यह प्रमुख उत्पादक होते हैं। ऐसा नहीं कि एकमात्र और इकलौते पाद प्लवक ही जो है वह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हों। पाद प्लवकों को फाइटोप्लैंक्टन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ लिखा है फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोला जाता है पाद प्लवकों को। ठीक है, यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख उत्पादक होते हैं। जब
पर्यावरणीय स्थितियाँ जो हैं अनुकूलतम रहती है, तो इन पाद प्लवकों या फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित कर दिया जाता है जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में भूमि पर रहने वाली बड़ी झाड़ियाँ या पौधों द्वारा उत्पादित किया जाता हो। ठीक, अब किस पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार का उत्पादक होता है, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले अगले स्तर पर चल देते हैं या यहीं पर देख लें। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, इनको अब जरा ध्यान दीजिए। देखिए, अब उत्पादकता की बात करते हैं, कहाँ पर किस स्तर की उत्पादकता होती है इसको जान लीजिए, फिर अगले पोषण स्तर पर हम लोग चलते हैं। देखिए, सर्वाधिक उत्पादकता के मामले में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, तो जो सर्वाधिक उत्पादकता है वह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की होती है। ठीक है, उष्ण है ये, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की होती है, दलदली वन क्षेत्र की होती है, या फिर जो एस्चुरी होती हैं यहाँ की उत्पादकता जो है वह सर्वाधिक होती है इन तीनों ही जगहों की। लगभग यहाँ पर अगर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की बात करें तो 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होती है। ठीक है, 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होती है इन क्षेत्रों की प्राथमिक उत्पादकता। वहीं अगर बात करें अन्य क्षेत्रों के प्राथमिक उत्पादकता के बारे में, तो अन्य क्षेत्रों की प्राथमिक उत्पादकता में थोड़ी इनसे कम या फिर यूं कह लीजिए तो कुछ न्यून स्तर की उत्पादकता वहाँ पर होती है। ठीक है, उनको जानना उतना आवश्यक नहीं है, वरना आपको बता दिया जाता है। और फिर भी अगर आपकी इच्छा हो रही हो तो देखिए, महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों की जो औसत, महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्रों की जानिए, तो महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्रों की जो औसत उत्पादकता होती है वह होती है 669 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों की जो औसत उत्पादकता होती है, जो औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है वह होती है 155 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, इन नंबर्स को याद रखना ज़रूरी नहीं है और बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, यह बस आपको बताने के लिए बताया जा रहा था। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि कहाँ की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। दूसरी चीज़, चलते हैं दूसरे पोषण स्तर पर। तो सबसे पहले कौन आया फूड श्रृंखला में? सबसे पहले आए उत्पादक, जिनके बारे में हमने देखा। यह उत्पादक या स्वपोषी संगठक या प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। अब कंज्यूमर या उपभोक्ता में 3 स्तर होते हैं। पहला होता है प्राथमिक स्तर, दूसरा होता है द्वितीयक स्तर या द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं इनको, और तीसरा होता है तृतीयक स्तर या फिर तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके बाद लास्ट में तृतीयक उपभोक्ता। सबसे पहले बात करें अगर प्राथमिक उपभोक्ता की, तो ऐसे उपभोक्ता या ऐसे कंज्यूमर जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपना भोजन डायरेक्ट जो है स्वपोषी संगठक या उत्पादक से सीधे सीधे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उनको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। जो अपना भोजन इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को भक्षण करके प्राप्त करते हैं उनको बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। और जो इन द्वितीयक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोला जाता है शीर्ष मांसभक्षी या फिर तृतीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत बाज आ जाता है, शेर आ जाता है, बाघ आ जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं पशु, बकरी, खरगोश, ऊँट। और द्वितीयक उपभोक्ताओं के अंतर्गत आ जाते हैं सांप, भेड़िया, इन सब चीज़ों के जैसे। ठीक है, तो ये तो हो गया उपभोक्ताओं के 3 स्तर। इसके बाद खाद्य श्रृंखला में और कौन सा चरण आता है? तो इसके बाद खाद्य श्रृंखला में आता है डीकम्पोजर यानी कि अपघटकों का चरण। अपघटक या इनको बोला जाता है मृत जीवी। ठीक है, यह मृतकों पर जीवित होते हैं, इस कारण इनको मृत जीवी बोला जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुखतया बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ठीक है, देखिए ये मृत कार्बनिक, ठीक है, किसका? मृत कार्बनिक, अकार्बनिक नहीं, मृत
कार्बनिक पदार्थ या फिर अपरदों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक भी अपना भोजन निगलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे उपभोक्ता अपना भोजन, हम आप क्या करते हैं, हम और आप अपना भोजन निगल करके खाते हैं। ठीक है, शेर हो गया वो भी अपना भोजन निगल करके खाएगा, बकरी हो गई वो भी अपना भोजन जो है मुंह में रखेगी चुगाली करते हुए फिर निगल करके खाएगी। लेकिन जो डीकम्पोजर होता है या जो यह अपरद होता है, यह अपना भोजन निगलता नहीं है। ठीक है, जो मृत जीवी है वह अपना भोजन निगलता नहीं है, बल्कि यह जो है अपने शरीर से कुछ ऐसे एंजाइम्स छोड़ता है उन पशुओं या फिर उन अपरदों के ऊपर जिस कारण वह गलने लगते हैं। ठीक है, पिघलने लगते हैं या गलने लगते हैं। ठीक, और इस एंजाइम के माध्यम से वह जो है धीरे धीरे उनका अपघटक करते हुए उनका अवशोषण करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करता है और इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्यतया अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। हमने क्या देखा, यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए था कि ये जो है कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं और उसके बाद अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। बाद में इन अकार्बनिक पदार्थों को पेड़ पौधों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर इन पेड़ पौधों से जो है वह चला जाता है प्राथमिक उपभोक्ताओं में, फिर वह उन प्राथमिक उपभोक्ताओं से द्वितीयक में, फिर द्वितीयक से तृतीयक में, फिर जब इनकी मृत्यु होती है तो उनका डिकम्पोजर हो जाता है। फिर जब डिकम्पोजर उनका उपभोग कर लेते हैं तो वह दोबारा से अकार्बनिक पदार्थ बन गया, दोबारा से अकार्बनिक पदार्थ बन गया, फिर से वह पेड़ पौधों के पास चला गया। इस प्रकार से पूरी की पूरी श्रृंखला जो है या चैन जो है वह चलती रहती है। ठीक है, इसी में एक चीज़ आती है फूड वेब की। ठीक है, अभी हमने फूड चैन देखा, फूड चैन के बारे में बात किया, लेकिन इसी प्रकार की एक चीज़ है, एक शब्द है फूड वेब, या इसको बोला जाता है हिंदी में खाद्य जाल। ठीक, अब ये क्या भला है, तो देखिए यह बहुत आसान है, बहुत आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए कि फूड चैन है, एक फूड चैन में सिंपल तरीका होता है, सीधे सीधे सारी चीज़ें चलती हैं। एक बकरी है, बकरी को शेर खा गया, एक बकरी है, बकरी को इंसान खाया, इंसान को शेर खा गया, बात खत्म। ठीक, लेकिन ऐसे मान लीजिए, चलिए अच्छा कि एक बकरी है, बकरी को शेर ने खाया, शेर को इंसान ने खा लिया। ठीक, तो यह एकदम स्ट्रेट चल रही है, लेकिन इस बकरी को कभी कभी शेर के हाथ लग गई ये बकरी, कभी कभी इंसान के हाथ लग गई। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि शेर सिर्फ बकरी ही खाएगा या इंसान सिर्फ बकरी ही खाएगा। कभी कभी यह बकरी जो है इन दोनों के हाथ में, जिसके हाथ में लग गई उसने इस बकरी को निपटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जब फूड चैन लगातार या कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है, जहाँ हम देखते हैं उसको बोला जाता है फूड वेब। कोई बुरी चीज़ नहीं है या कोई बुरी प्रक्रिया नहीं है, आपको समझने के लिए बिल्कुल नॉन टेक्निकल तरीके से बता रहा हूँ। ऐसे समझिएगा खाद्य जाल को या फूड वेब को, कि मान लीजिए कि एक छोटा सा एक पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ को खाने के लिए एक बकरी है, एक गाय है। ठीक, अब निर्भर तो सब इसी प्राथमिक उत्पादक या संपोषित क्या कहते हैं स्वपोषित संगठक पर ही है ना, किसी अन्य चीज़ पर तो ये निर्भर है नहीं। तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा बताइए, या तो ये इसे खाएंगे या तो वो उसे खाएंगे, या तो इन्होंने खा लिया या तो इन्होंने खा लिया, किसी एक ने इसको खा लिया। ठीक है, देखिए जीवों में किसी भी प्रकार का एक सीधा सरल और शेष से पृथक संबंध शायद ही कभी हो पारितंत्र के अंदर। इसको जान लीजिए, सीधा सरल संबंध वो वाला होगा कि जैसे कि एक घास होगी, घास को टिड्डा खा गया, टिड्डे को चूहा खा गया, चूहे को सांप और सांप को बाज खा गया। ये सीधा और सिंपल तरीका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चूहे को बिल्ली भी खा सकती है, ठीक है, या टिड्डे को तितली भी खा सकती है। फिलहाल आइए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की तरफ चलें उसके पहले थोड़ी सी चीज़ें और देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ नियम भी होते हैं। एक होता है ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह का नियम, जिसके माध्यम से आप जितना ऊर्जा अपने अंदर अवशोषित करते हैं, जितने ऊर्जा का उपभोग करते हैं, आपकी उपभोग की गई ऊर्जा का मात्र 10% ही ऊर्जा जो है वह अगले स्तर पर जाती है। इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया था। ठीक है, तो मात्र 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर जाती है। इसी को बोलते हैं ऊर्जा के स्थानांतरण के 10% का नियम। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ कि जब जब आप और उच्च पोषण स्तर पर जाएंगे, यानी प्राथमिक से स्वपोषी से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक स्तर पर जाएंगे, तो इसके साथ साथ ऊर्जा का
सापेक्षिक ह्रास जो है वह बढ़ता जाता है। क्यों, या इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, उच्च पोषण स्तर के जीवधारियों में जो होता है वह श्वसन के माध्यम से ऊर्जा का ह्रास जो है या ऊर्जा का हानि जो है वह सर्वाधिक ज़्यादा होता है निम्न स्तर के प्राणियों से। इतना चीज़ आप इसमें समझिए, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, खाद्य श्रृंखला बड़ी होती है, एक सेकेंड, अरे, खाद्य श्रृंखला बड़ी होती है या फिर खाद्य जाल? खाद्य जाल ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न के बारे में। हमारा जो यहाँ पर पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। ए घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, बी घास, टिड्डा, सर्प, मेढक, या सी टिड्डा, मेढक, घास, सर्प, या डी टिड्डा, सर्प, मेढक या घास। चलिए आराम से पढ़िए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सर्प, और सर्प को आगे चल करके बाज खा लेता है, ठीक है। तो इसमें घास हो गया उत्पादक या स्वपोषी संगठक, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक हो गया द्वितीयक और सर्प हो गया तृतीयक उपभोक्ता। प्रश्न है अगला कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास, गेहूं, आम, बी घास, बकरा, आदमी, सी बकरा, कौआ, हाथी, या फिर डी घास, मछली, बकरा, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। डायरेक्ट आंसर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ये सब फालतू के प्रश्न हैं, ठीक है। हालांकि आपको नंबर दे सकते हैं बहुत आसानी से। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, घास को बकरा खाता है और बकरे को आदमी। यहाँ पर यह फूड चेन कंप्लीट हो जाती है हमारी। नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। सिंपल है, सेम प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर करें, घास, बकरी और मानव, यानी कि घास को बकरी खाएगी, बकरी को आदमी खाएगा। यह पूरी तरीके से हमारी खाद्य श्रृंखला यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? ए वायु, बी वनस्पति, सी जीवाणु, या डी जानवर। चलिए, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो जीवी संगठक यहाँ पर नहीं है वह है हवा, यानी कि वायु, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में यहाँ बताया गया है कि जीवी संगठक या बायोटिक कंपोनेंट ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। इसलिए वायु किसी भी प्रकार का जीवित संगठक नहीं है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी के एक, दो और तीन, या डी कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है या जो गलत आंसर है वहाँ पर देखिए कथन, इस स्टेटमेंट में देखिए, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत थोड़ी ना पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जातियों की समष्टियाँ शामिल होती हैं, ठीक है, न कि सिर्फ और सिर्फ एक जाति की श्रृंखला। जाति क्या होती है पिछले लेक्चर में बताया गया है, जाति जनसंख्या। तो कोई भी लेक्चर छोड़िए मत, ठीक है। फिलहाल यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन होती क्या है? तो यह उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार पर निर्भर करती है। घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने, मेढक को सर्प ने, ठीक है। अब खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है उनका निदर्शन करती है। तो वही बात, यही पहला स्टेटमेंट दोबारा से यहाँ पर दूसरे शब्दों में रिपीट कर दिया गया, ठीक है। देखिए,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव जैसे पेड़ पौधे और जंतु अपना पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है था आपको। पहला चींटी, दूसरा हिरण, तीसरा लोमड़ी और चौथा भाग। कूट है ए 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 1, 2 एवं 3 या डी 2, 3 एवं 4। बहुत आसानी से बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखिए। सबसे पहले आप करिए कि आपको सही आंसर एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, ठीक है, क्योंकि दो तरीके के विकल्प हैं, कम से कम दो को आपको चुनना है, ठीक है। हिरण को हमारे पास जो है वह कन्फर्म है कि हिरण जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता है, किसी भी प्रकार के मांस का भक्षण नहीं करता है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे विकल्पों के बारे में। तो तीसरा देखिए लोमड़ी। लोमड़ी आप देखेंगे कभी भी यह शाक बच्ची नहीं, यह एक मांसाहारी प्राणी है। और वहीं बाघ तो लोमड़ी को भी खा ही जाता है, तो यह शीर्ष मांस बच्ची के स्तर पर आता है। अब बचा कौन? अब बचा चींटी। चींटी के बारे में भले आप डिटेल से नहीं जानते, लेकिन आंख बंद करके अब आप चींटी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। चींटी जो है देखिए यह प्राथमिक उपभोक्ता और डिकम्पोजर दोनों की ही श्रेणियों में आती है, यानी कि यह मृतजीवी भी है और प्राथमिक उपभोक्ता भी है, ठीक है। देखिए यहाँ किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। इन विकल्पों में से हिरण जो है यह शाकाहारी प्राणी है और यह प्राथमिक उपभोक्ता है। वहीं चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की ही श्रेणियों में आती है। यह पौधों को खा करके सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है, तब उस समय यह प्राथमिक उपभोक्ता की तरह व्यवहार करती है। जब यह मृत पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों का उपचयन करती है तब यह जो है उसमें आ जाती है डीकम्पोजर में, कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करके अकार्बनिक पदार्थों में जब उनका परिवर्तन करती है। फिलहाल कुछ कारणोंवश यदि तितली की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है। पहला, कुछ के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, कुछ कृषि पौधों में या जो इन पौधों की खेती की जाती है उनके बारे में, ठीक है। तो कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तीसरा, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ठीक है। दूसरा विकल्प जो है वह गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल क्यों सही है इसके बारे में देखते हैं। पहली चीज़ तो चींटियाँ परागण में महत्वपूर्ण प्रक्रिया या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। कई पुष्पों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह आम चीज़ें हैं, आम जानकारी आप सबको पता है। अब इसके कारण बर्रे, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों में कमी हो जाएगी, ऐसा क्यों? कोई तो रीज़न होगा। देखिए चींटियाँ क्या होती हैं, चींटियाँ जो है इनको खाती हैं और इनको खाती हैं, बर्रों और मकड़ियों को खाती हैं। सबसे पहले ये बताइए चींटियाँ कौन सी जाति में आएंगी, ठीक है, कौन सी प्रजाति में आएंगी। यह देखिए यह की स्टोन प्रजातियाँ होती हैं चींटियाँ, ठीक, यानी कि पारितंत्र में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि इनकी संख्या में किसी भी प्रकार की कमी होगी तो भी पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और यदि इनकी संख्या में किसी भी प्रकार की वृद्धि होगी तो भी पारिस्थितिकी तंत्र में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कैसे और किस प्रकार से, या की स्टोन जातियाँ क्या होती हैं, यह थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ डिटेल नहीं दिया है, थोड़ा सा आराम से जानिए पहले की स्टोन प्रजातियों के बारे में, बाद में इस प्रश्न के बारे में देखते हैं। देखिए ऐसी जातियाँ जो किसी भी समुदाय की प्रचुरता
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसी जातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के बावजूद, जैव भार की कमी के बावजूद, ठीक है, प्रचुरता क्या होती है आपको पता है, बायोमास क्या है यह आपको बताया गया, ठीक है, इसके बावजूद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाएं, उनको कहते हैं कीस्टोन प्रजातियाँ, ठीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैव जंतु आते हैं, जैसे कि हो गया ऊद बिलाव, तो आप सभी ने सुना ही होगा, ऊद बिलाव। यह क्या करता है, नदी के किनारे तटबंध बनाता है, तटबंध या नदी के किनारे छोटे छोटे मिट्टियों को इकट्ठा करके उनको वहाँ पर अपना घर बना लेता है। अब इसके बनाए इस तटबंध में या इसके बनाए अपने इस आवास क्षेत्र में अन्य प्रकार के जीव जो है वह रहना शुरू कर देते हैं। अब जब यह ऊद बिलाव नहीं रहेगा तो यह किसी भी प्रकार के तटबंध का निर्माण, तटबंध अब वो वाला मत समझिएगा कि बाढ़ को रोकने के लिए जो तटबंध बनाया जा रहा है वह नहीं, ठीक है। अब जब यह ऊद बिलाव नहीं रहेगा, सिंपल है, तटबंध ऐसे समझिए, मान लीजिए यह कोई दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर एक ऊद बिलाव आता है तो यह ज़मीन से थोड़ा दूर और पानी के बीचों बीच मिट्टी को इकट्ठा करके अपने रहने का आवास बना लेता है, ठीक है। तो जब और जिन परिस्थितियों में यह ऊद बिलाव अनुपस्थित रहेगा तो उन परिस्थितियों में यहाँ के रहने वाले जीव या इस दलदली क्षेत्र के रहने वाले जीव किस प्रकार से रहेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं हो पाएगा उनके लिए कि यहाँ पर अपना जीवन वह निर्वाहित कर सकें या उसकी शुरुआत भी कर सकें, ठीक है। इसी तरीके की एक हैमरेड शार्क हुआ करती थी यूरोपीय क्षेत्र में, ठीक है। उस हैमरेड शार्क के द्वारा, ठीक है, एक हैमर हेड शार्क आपने सुना होगा, ठीक है, जो हथौड़े के मुंह वाली जो शार्क होती है उसके बारे में सुना होगा, उसका मुंह जो है वह हथौड़े के आकार का होता था, ठीक है। तो हैमर हेड एक शार्क थी, ठीक है अभी भी, ठीक है। हैमर हेड शार्क जो है वह एक अन्य प्रकार के व्हेल का शिकार करती थी जिसका नाम था काऊ नोज रे। याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको समझिए कि एक हैमर हेड शार्क थी, ठीक है, यह इसका शिकार करती थी काउन नोज रे का, ठीक है। अब ये अपना भोजन प्राप्त करती थी बाइवाल्स से, एक छोटी प्रकार की मछली या कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, यह इससे अपना भोजन प्राप्त करती थी। अचानक से जब लोग मारने लगे, मछुआरे पहुंचने लगे या किसी कारण से, पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण से, ठीक है, इन हैमर हेज क्या कहते हैं, इन बाइवाल्स की जनसंख्या जो है कम होने लगी, ठीक है। बाइवाल्स में स्कल लोप्स एक अलग प्रकार की मछली थी, इसकी जनसंख्या जो है वह कम होने लगी, ठीक है। अब इसकी जनसंख्या कम होने लगी तो काउन रोज को खाने के लिए कम भोजन मिलने लगा, कम भोजन मिलने लगा तो इनकी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ कुछ काउन रोज नष्ट भी होने लगे। अब चूंकि इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इनकी प्रजनन क्षमता पर, इनकी जनसंख्या में कमी होने लगी, तो इनकी जनसंख्या पे होने वाली कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इस हैमर हेड शार्क पर, ठीक है। क्योंकि इस बाइवाल्स में पाया जाने वाला स्कल लोप्स मछली जो है वह अपने ऊपर की जनसंख्या को या अपने उच्च पोषण स्तर को सहारा नहीं दे सका, इसी कारण इन काउन रेज की जनसंख्या जो है वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। अब बच गया बेचारा हैमरहेड शार्क, वह अकेले परेशान हो गया। फिलहाल इनके मारे जाने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है स्कल लोप्स जो मछलियां हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप हमारी तितली के बारे में देखिए, ठीक है। इसमें बस लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, तितलियां जो हैं वह भंवरों को खाती हैं और मकड़ियों का भोजन करती हैं, ठीक। और इन तितलियों का भोजन किया जाता है पक्षियों के द्वारा। बीच में आ गई हमारी तितली, ठीक। अब चूँकि तितलियों की जनसंख्या जो है वह यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया क्या गया कि यदि कुछ कारणोंवश तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट हो जाए, तो मन में एक सामान्य चीज़ आई होगी कि चलो भैया बर्रों को खाने वाला कोई नहीं है, बर्रे और मकड़ियों को खाने वाला कोई नहीं है, अब इनकी जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है समष्टि गिरावट होती है, फिर भी यह विकल्प सही है। देखिए होता क्या है कि जब बर्रों की संख्या और मकड़ियों की संख्या में अचानक से तीव्र वृद्धि होने लगेगी तो इनकी जनसंख्या पर जो यह तितली नियंत्रण कर रही थी वह तो है नहीं। अब यह जिस पे निर्भर है, मान लीजिए कि भौरे हैं या मान लीजिए सामान्यतः मान लीजिए कि यह एक भौरा है या बर्रा है, ठीक। अब पहले यह एक फूल पर रहता था, इसी पर अपना जीवन निर्वाह करता था,
बाद में यहाँ पर 2 बर्रे हो गए, अभी तितली है, ठीक है, फिर तितली नष्ट हो गई, यहाँ पर 2 से 4 हो गए, 4 से 5 हो गए, 5 से 8 हो गए, 8 से 15 हो गए, ठीक। लेकिन फूल बचा यही एक। अब यह फूल इन सभी बर्रों का पोषण करने में स्वयं को सक्षम रह पाएगा या रख पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कारण धीरे धीरे इन बर्रों की प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इनकी जनसंख्या में भी उसी रूप में गिरावट आएगी जिस रूप में तितलियों की संख्या में गिरावट आती है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ समझिए, अभी हमने हैमर हेड वाले एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझा कि जो निम्नतम स्तर का मेंबर था वह उसके नुकसान होने पर, या जो लोअर मेंबर का सदस्य था उसको उसकी जनसंख्या में किसी प्रकार के नुकसान होने पर उसके उच्च पोषण स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और ठीक इसी प्रकार का चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में काम करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन करती हैं और तितलियों की संख्या में गिरावट से खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव है ए एक निर्माता, केवल प्राथमिक उत्पादक, बी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, या डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए, कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में चले जाएंगे। कुछ मनुष्य द्वितीयक मांसाहारी होते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में चले जाते हैं, ठीक है। देखिए, साग सब्जियों का सेवन करने वाले मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में चले जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मैं प्रश्न फिर से पढ़ दे रहा हूँ। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं ए फाइटोप्लैंक्टन्स, बी समुद्री अपतृण, सी समुद्री आवृतबीजी, या डी जलीय बायोफ्राट्स। तो आपको बताया गया पहले ही कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं या जो पाद प्लवक होते हैं या समुद्री वातावरण या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य और प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। परिस्थितियों के अनुकूलतम होने पर यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों के समान ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स या पाद प्लवक जो होते हैं वह मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन है उसकी अधिकतर मात्रा के लिए ये फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर पाद प्लवक ही उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ए गाय, बी मोर, सी भाग, या फिर डी हरे पौधे। तो उत्पादक घटक यहाँ पर हरे पौधे हो जाएगा। अब इतना समझने समझाने के बाद प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आएंगे हरे पौधे, सेम हरित पादप या हरे पौधे। पोषक पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता जहाँ लग जाएगा वहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर बदलना होगा। उपभोक्ता अगर ये होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको शाकाहारी जंतु लिखना होता, लेकिन यहाँ पर पोषक की बात की जा रही, ठीक है। तो प्रथम पोषक के स्तर के अंतर्गत हरे पौधे ही आते हैं। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। ए परजीवी, बी वियोजक, सी उत्पादक, या डी उपभोक्ता। चलिए, तो जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं उत्पादक, ठीक है। कैसे? तो ये अकार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं और उसके बाद इन्हें बाद में आगे के पोषण स्तर के लिए उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता आदि के लिए पौधे जीवित होते हैं, ठीक है। देखिए, वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य इंटरमीडियरीज या फिर बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं। एक ओर जहाँ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं और मिट्टी से खनिज तथा पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ता यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के लिए
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए विद्यमान होते हैं या उपलब्ध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक अरे यार एक सेकंड, देखिए पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स और इनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, उपरोक्त में से सही कथन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। स्वपोषण स्तर को या स्वपोषियों को बोला जाता है प्राथमिक उत्पादक या फिर स्वपोषी संगठक बोला जाता है। द्वितीयक उत्पादकताओं को बोला जाता है विषम पोषणज या फिर परपोषी। बस बात खत्म, इतना लंबा चौड़ा समझने की क्या ज़रूरत है। देखिए फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठकों को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी संगठक और परपोषित संगठक, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। इसके अंतर्गत वृक्ष पेड़ पौधे ये आते हैं, इसके अंतर्गत प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, स्वपोषी संगठक के वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। ये प्राथमिक पोषक या फिर उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। सिंपल सा ग्राफ बना के बताया गया है। सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादक जो है वह अपना भोजन बनाता है, फिर उत्पादक से ऊर्जा का स्थानांतरण शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को होता है। प्राथमिक उपभोक्ता से यह द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक के पास चला जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, नीचे ही है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। ए पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, बी अजैविक अवयव जीवाणु, सी हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, सी वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे एक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह कहाँ का है, यह है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सही सुमेलित विकल्प है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर, जीवाणु जो है यह जैविक अवयव है न कि अजैविक अवयव है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें जिम्मेदार हैं, न कि बारिश होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। पहला विषाणु, दूसरा जीवाणु, दूसरा कवक और तीसरा जीवाणु। नीचे कूट के माध्यम से आपको सही प्रश्न का उत्तर सही कूट का चयन करना है। ए केवल एक, बी दो और तीन, सी केवल एक और तीन, या डी एक, दो और तीन। चलिए, बताते वक्त पढ़ाते वक्त आपसे कहीं भी विषाणु या वायरस का नाम नहीं लिया गया था, कवक और जीवाणु का नाम लिया गया था। ठीक है, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो और तीन। पारितंत्र की खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत जो अपघटक या अपरद श्रेणी में आते हैं या जो डिकम्पोजर होते हैं वह होते हैं कवक और जीवाणु और फफूंद, गोल कृमि, प्रोटोजोआ, केचुआ, यह सब जो है अपघटक के उदाहरण हैं। ठीक है, अपघटक वे जीव होते हैं जो अपचय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ, केचुआ, यह सब जो है डिकम्पोजर की भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है
समुद्री आहार श्रृंखला या फिर समुद्री खाद्य श्रृंखला के बारे में यह प्रश्न है। यह IAS प्री का प्रश्न है। ठीक है, अगर आप समुद्री जीवों से परिचित हैं तो आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। ठीक है, यह उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न था। फिलहाल ए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, बी क्रस्टेशियाई डायटम हेरिंग, सी डायटम हेरिंग क्रस्टेशियाई, या डी क्रस्टेशियाई हेरिंग या डायटम। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है, आप सबने देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। डायटम एक प्रकार का पादप्लवक है या फिर एक प्रकार का फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, एक प्रकार का समुद्री पेड़ बोल दीजिए आप। ठीक, पेड़ नहीं, झाड़ी या शाक बोल दीजिए, शाक बोलेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। एक प्रकार का समुद्री शाक है यह डायटम, जिसका उपभोग यह क्रस्टेशियाई या फिर इसको समुद्री गाय भी बोला जाता है। ठीक है, एक बार गूगल कर लीजिएगा क्रस्टेशियाई को, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसको यह करता है, शाकाहारी होता है बेचारा, यह इसका उपभोग करता है। और हेरिंग एक मांसभक्षी मछली है जो कि इस क्रस्टेशियाई को खा जाती है। ठीक है, सिंपल है। जैसे अपना हमने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखा कि घास को टिड्डा, टिड्डे को मेढक और मेढक को सर्प खाता है। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट और अगला चैप्टर है जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि अभी ना ही किया जाए डिस्कशन तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।